हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप यूपी बोर्ड के साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के नाम से है वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया। सबसे पहले हम समझना ये चाहेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन जो लाइव हो रहे हैं वो अपना अपना साउंड म्यूट कर लें, ऑडियो म्यूट कर लें, क्योंकि अगर आवाज़ आएगी तो मैं उन्हें कट कर दूंगा। किसी की साउंड ना आए, आप लोग केवल रिटर्न कमेंट्स दीजिएगा और आगे पढ़ते रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं हम शुगर मीन्स चीनी, और इसे हम अगर वाटर में पानी में मिलाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है शरबत। हमें शरबत मिलता है। यहाँ पे यह एक उदाहरण है। हम यहाँ इनका अगर हम अत्यंत लघु अति सूक्ष्म पैमाने पर दर्शाना चाहें तो हम इनके आणविक संरचना से या अपक्रिया दर्शा सकते हैं। हम यहाँ पर चीनी का हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, एक अणु लेते हैं। यहाँ पे ब्लैक कलर से अणु दिख रहा है जो कि चीनी का एक अणु है। यहाँ पर चीनी के अणु में हम आपको दिखा रहे हैं C6H12O22। इसका अर्थ है चीनी के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 22 परमाणु हैं। और ये मिलता है वाटर के सिंगल मॉलिक्यूल के साथ मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वाटर का मॉलिक्यूल यानी 2 परमाणु हाइड्रोजन का और 1 परमाणु ऑक्सीजन का। तो ये हमारा बन गया अणु, पानी का अणु बन गया। और अब हम शरबत के कैसे शरबत बनता है सोचने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि पानी की अधिकता के कारण मोस्ट ऑफ केस में शरबत द्रव अवस्था में होता है। हम जानते हैं पानी हमारा कमरे के तापमान पर सदैव द्रव अवस्था में होता है। और जब कोई द्रव्य, जब कोई मेटल, जब कोई पदार्थ अपने द्रव अवस्था में होता है तो उसके अणुओं के बीच स्पेस ज़्यादा होता है। तो इस अपक्रिया में जो अणु हैं वो टूटते नहीं, अर्थात ये परमाणुओं की व्यवस्था नहीं बिगड़ती। और किसी भी पदार्थ के मूल लक्षण परिवर्तन होने में ये परमाणुओं का ही पुनर्व्यवस्था जिम्मेदार होती है। आपके समझ में आ रहा होगा कि इस अपक्रिया में मैं बताना चाह रहा हूँ कि पानी के अणुओं के बीच जो रिक्त स्थान अधिक है उसमें चीनी के अणु ठोस होने के कारण उसके अणु पास हैं और उसी रिक्त स्थान में जाके सेट हो जाते हैं, जिस कारण से बिना पानी का आयतन बढ़े हुए चीनी का आयतन पूरा उसमें विलुप्त हो जाता है। तो इसमें कोई नया अणु नहीं बनेगा। पानी के अपने अणु दिखाई देते रहेंगे हमें और चीनी के अणु भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि यह हमारे कल्पना से परे है कि ये कितने छोटे हैं। और अणु ही वह न्यूनतम सीमा है, इससे अधिक ये छोटे नहीं हो सकते किसी भी प्रकार की भौतिक अपक्रिया में। तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं भौतिक अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया। अपक्रिया शब्द और परिवर्तन
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये भी हम आपको समझाते रहेंगे। यहाँ C6H12 और O22 यानी प्लस मौजूद है हमारे पास पानी का भी H2। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार के परमाणुओं की व्यवस्था पुनर्व्यवस्थित नहीं हुई, अर्थात जो नया पदार्थ हमारा बना है, जो शरबत है, उसका अभिलाक्षणिक गुण अपने अवयवों के गुणों से मेल खाता है। उदाहरण के लिए विलायक की मात्रा साल्वेंट की मात्रा अधिक है, अर्थात हमारा विलयन द्रव अवस्था में होगा। अब हम देखते हैं यहाँ विलायक हमारा या हमारे अभिकारक में मैं देखता हूँ जो तीर के इस तरफ वो भी अभिकारक होते हैं और तीर के दाहिनी तरफ उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक में हमने ले रखा है पानी और चीनी। अब हम पानी और चीनी की जो अति न्यूनतम मात्रा दिखा सकते हैं वो उनका एक एक और दिखा सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में, इस प्रकार के मिलन में जो नया पदार्थ तो बना, लेकिन नया पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण उनके अवयवों के अभिलाक्षणिक गुण से मेल खाते हैं, समान होते हैं। उदाहरण के लिए यह मीठा होता है, यह भी मीठा होता है। यह द्रव अवस्था में और एक ठोस अवस्था में होता है, लेकिन इसकी एक विशेषता है कि यह पानी में घुलनशील होता है, लेकिन इसमें दोनों के गुण विद्यमान हैं। यह पानी है, आग को बुझा सकता है, शरबत भी आग को बुझा सकता है। हम फिर चाहें तो साधारण भौतिक परिवर्तन करके पुनः वापस उनके वास्तविक रूप में ला सकते हैं। इसके कारण हम जानते हैं अगर हम शरबत को उबालना शुरू करें तो धीरे धीरे सारा पानी भाप बनकर निकल जाएगा और अंत में हम जो चीनी है वो नीचे जम जाएगा, बच जाएगा और जिसे हम बाद में प्राप्त कर सकते हैं। तो यह परिवर्तन हमारा भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन देखिए, हम कहते हैं कि देखिए कोई इस प्रकार का एक्शन अगर करता है तो हम कहते हैं वो नाच रहा है। तो किसी कार्य को जैसे ये परिवर्तन है तो इस परिवर्तन के होने को हम कहते हैं अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि हमारी भौतिक अभिक्रिया है और जो परिवर्तन हो रहा है ये कैसा है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन जो हम ये तरीका अपना रहे हैं, जो हमें दिखा जो हमारी भौतिक अभिक्रिया है। अर्थात चीनी और पानी को मिलाकर जो शरबत बनाया जाता है वह भौतिक अभिक्रिया है, लेकिन इस मिलन में जो नया पदार्थ बनता है इस परिवर्तन को हम यानी पानी में हम जानते हैं पानी स्वादहीन होता है, लेकिन इसमें स्वाद आ गया। ठीक वो किसके कारण, इस चीनी में इसमें पानी में घुल जाने के कारण। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा कि क्या होता है भौतिक परिवर्तन। अब हम आपको आगे दिखाना चाहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो हम लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, हम यहाँ पे लेना चाहेंगे ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन में हम ऐड करेंगे यानी ऑक्सीजन में हम मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन मिलाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन मिलाएंगे और कुछ रासायनिक नियमों का पालन करते हुए हमें स्टीम प्राप्त होगा। या हम स्टीम ना लिख करके रसायन की भाषा में, केमिस्ट्री भाषा में यहाँ पे हम वाटर लिख देंगे और ऊपर की ओर एक, क्योंकि हमेशा गैस ऊपर की ओर बहती है। हम देखेंगे कि यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है। हम लेने जा रहे हैं ऑक्सीजन जो कि कमरे के तापमान पर हमेशा गैस अवस्था में होता है, कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होता है। तो हम इसका उदाहरण ऊपर लिखना शुरू करते हैं जिससे आपके समझ में अच्छी तरह से आए। और हम
इनकी न्यूनतम मात्रा लेते हैं इनके आणविक स्तर पर, यानी अणु से छोटा भौतिक स्वतंत्र अवस्था में हमें नहीं मिल सकता, अर्थात अणु से छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, इसलिए हम अणु स्तर तक ही दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑक्सीजन और उसमें ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन। तो ये देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होगा। हम ऑक्सीजन के एक सिंगल अणु लेते हैं, इसे हम कहेंगे ऑक्सीजन अणु, ऑक्सीजन अणु कहेंगे। और ये हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ये हमारा परमाणु है, 2 परमाणु, यानी ऑक्सीजन के ये हमारा अणु ऑक्सीजन एक अणु जो कि 2 परमाणु मिलकर बनता है। और जब इसके साथ अब क्रिया करेगी हाइड्रोजन का 2 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 परमाणु जो अब क्रिया करेगा तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि हमारे हाइड्रोजन अणु हैं, हाइड्रोजन के ये अणु हैं, और यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन के अणु हैं, और ये अब क्रिया हो रही है। तो क्या बनने जा रहा है यहाँ पे बनने जा रहा है H2O, एक जिसमें H2O हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर एक अणु ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के 2 अणुओं से संयोग करे तो पानी के 2 अणु तैयार होते हैं। हम यहाँ पे कुछ अंतर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का अणु अलग है, हाइड्रोजन के 2 अणु अलग हैं, यानी किसी प्रकार का यहाँ पे देखते हैं तो अणु जो है वो टूट चुके हैं, एक नया अणु बन चुका है, जिसकी संरचना बनावट अलग हो चुकी है। इस परमाणु में और इस परमाणु में अंतर आ चुका है। तो अब जो नया अणु बना है, अब उसका गुणधर्म मूल अणुओं के गुणधर्म से एकदम से परिवर्तित हो चुका है, अर्थात अभिलाक्षणिक गुण इनके बदल चुके हैं। आइए तुलना करके देखते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों तत्व हमारे कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में होते हैं, जबकि पानी, हम जानते हैं पानी हमारा कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में होता है। एक और गुण देखते हैं, ऑक्सीजन जलने में सहायक है, जबकि हाइड्रोजन का खुद दहन होता है, हाइड्रोजन स्वयं जलता है, जबकि पानी का ये गुण होता है कि वह आग को बुझा देता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कमरे के तापमान पर ये गैस अवस्था में और ये हमारा होता है द्रव अवस्था में। ये हमारे आग को जलने में सहायता करते हैं, ये खुद जलते हैं और ये आग को बुझा देते हैं। इस प्रकार इस परिवर्तन में जो नया पदार्थ बना है पानी का अणु, तो पानी का गुण, पानी का अभिलाक्षणिक गुण उसके अवयवों जिनसे मिलके वो बना अभिकारकों के गुणों से एकदम अलग है। इस कारण से इस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। और रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर, हम किसी भी भौतिक परिवर्तन में आसान सा सरल से भौतिक प्रयोगों द्वारा वापस उनके मूल रूपों में ला सकते हैं, ज़्यादातर केसों में, कुछ में नहीं ला सकते। लेकिन यहाँ पर हम आसान से भौतिक तरीकों से
नए पदार्थ से फिर मूल पदार्थ वापस नहीं ला सकते, और नए पदार्थ के मूल अभिलाक्षणिक गुण कैरेक्टरिस्टिक्स उनके उत्पादों से उत्पाद के गुण और अभिकारक के गुण एकदम अलग होते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों आप समझ जाएं वह तरीका अर्थात रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है। रासायनिक परिवर्तन होने को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब ऐसा कोई हमको परिवर्तन दिखता है कि देखो यहाँ पे दो या कोई दो से अधिक या कोई अकेला पदार्थ ऐसे उत्पाद बना रहा है, ऐसे प्रोडक्ट दे रहा है जिसके अभिलाक्षणिक गुण उनके मूल पदार्थों से जिनसे मिलके हुए बने हैं से एकदम अलग हो जाए, तो हम कहते हैं देखो ये रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जैसा हमने दिखाया कि यहाँ जल के अणु का निर्माण जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से होता है। जल के अणु अर्थात जल के मूल अभिलाक्षणिक गुण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मूल अभिलाक्षणिक गुणों से एकदम अलग हैं। इसी कारण यह रासायनिक अभिक्रिया, यह रासायनिक परिवर्तन है। और इसे कैसे किया जाए, यह रासायनिक अभिक्रिया है, यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप जानते हैं कि अभिक्रिया को हम प्रयोगशाला में ही करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वह हम उसे लिखित भाषा में कैसे वर्णन करें किसी रासायनिक परिवर्तन की, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को हम पूरी तरह से सचित्र कैसे दिखाने की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा घटनाएं हमारे समझ में आए, क्या परिवर्तन होने वाला है वो समझ में आए, उसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। अर्थात प्रतीकों और सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करना, रासायनिक अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना और प्रदर्शन को रासायनिक समीकरण कहेंगे। आइए अब एक एक स्टेप समझ लेते हैं हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग लगाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो हेडिंग डाल दीजिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। किसी रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हम यहाँ पर उदाहरण लेना चाहेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ, कि ये रासायनिक अभिक्रिया हम कैसे करें, क्या क्या हमें अभिलाक्षणिक गुण इनमें प्राप्त होंगे। तो बच्चों जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभी हमने एक आपको जल का दिखाया, अर्थात अवस्था परिवर्तन हो सकता है। नंबर एक अवस्था परिवर्तन, जिनको हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण अर्थात कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर लिख चुके हों, उदाहरण में लिखना चाहें तो समझ सकते हैं। आयरन का लोहे का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रकार से शुद्ध अवस्था में लोहे जिसके सतह का रंग स्लेटी होता है
ऑक्सीजन से अपक्रिया करके जब ऑक्साइड बना लेता है तो इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाने से सतह का रंग भूरा हो जाता है। अर्थात इस रासायनिक परिवर्तन में हमें इस रासायनिक अपक्रिया में हमें एक और अभिलाक्षणिक गुण रंग परिवर्तन भी नजर आया। तो दूसरा अभिलाक्षणिक गुण हमारा रंग में परिवर्तन, कलर में चेंज दिखेगा। तीसरा सोचते हैं क्या होता है, तो आपको मैं बताता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का अर्थ होता है अवक्षेप का बनना। तो बच्चों कभी कभी हम जब दो द्रव अवस्था में पदार्थों को मिलाते हैं और जो उत्पाद बनता है उसमें कुछ सेमी सॉलिड का होता है कि ठोस के रूप में नीचे जम जाते हैं। उस जमी हुई अवस्था को हम अवक्षेप कहते हैं। हम कहते हैं अवक्षेप बन गया। ऐसे ही हम कुछ उदाहरण लेंगे। उसके पहले हम आपको रासायनिक समीकरण से परिचित कराना चाहेंगे। तो बच्चों इसके बाद रंग में हमने बताया अवस्था में परिवर्तन। ये रासायनिक अपक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण हैं। कौन कौन से हैं? रासायनिक अपक्रिया के दरमियान रासायनिक अपक्रिया में निम्नलिखित में से कोई एक गुण, कोई दो गुण, कोई तीन गुण या किसी एक ही रासायनिक अपक्रिया में सारे गुण एक साथ देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर वो रासायनिक अपक्रिया है तो निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कोई एक तो आपको अवश्य दिखाई देना चाहिए, तभी आप उसे रासायनिक अपक्रिया मानेंगे। नंबर एक हमारा क्या होगा? हमारा सबसे पहले होगा, हमने आपको बताया है अवस्था परिवर्तन। जो हमने आपको फॉर्मेशन ऑफ पानी था, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन ये हमारे बच्चों क्या होंगे? रासायनिक अपक्रिया के अभिलाक्षणिक रासायनिक अपक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण होंगे। तो बच्चों ये लिख लो, ये इसी में डाल दें, ये निकाल देते हैं। तो अब हेडिंग लगाते हैं रासायनिक अपक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण। रासायनिक अपक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण, जिसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के हम आप लिखे जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, अर्थात वह गुण, वह विशेषता जो औरों से अलग हो, अर्थात मुख्य विशेषता। अवस्था परिवर्तन है। दूसरा हमारा हम आपको बताते हैं रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन यानी रंग बदल जाता है, अभी मैं बताया आपको उदाहरण। तीसरा हम आपको लिखते हैं अवक्षेप का बनना, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, अवक्षेप का बनना। फिर बच्चों हम चौथा आपको बताएंगे गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन अर्थात इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कलर चेंज, अवस्था परिवर्तन था स्टेट चेंज। और बच्चों सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। तो बच्चों हम इन सब पर एक एक उदाहरण आपको दिखाएंगे जिससे आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाए। अब इसको मिटा दें, लिख लो, मिटा दें। तो हम गैस और हम एक पहले सबसे पहले देते हैं अवस्था परिवर्तन। बच्चों अवस्था परिवर्तन में हम क्या लिखते हैं?
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो H2O। यहाँ बच्चों हम 2 लिखते हैं, बैलेंस हो जाता है इक्वेशन। या हमारा इसमें अवस्था परिवर्तन देखने को मिलता है। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे के लिए रंग में अंतर। तो बच्चों Fe+O एरो 2FeO बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे हमें देखा देता है रंग में परिवर्तन। अब बच्चों तीसरा हमारा है अवक्षेप का बनना। तो हम यहाँ पे लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और जब ये रिएक्शन करेगा आपका किससे, बेरियम क्लोराइड से, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे बनेगा बेरियम सल्फेट का पीला अवक्षेप, और यहाँ पे दोनों लिक्विड हैं, और यहाँ पे अब बन रहा है यहाँ पे हमारा बनाएगा HCl BaH2SO4 प्लस K2 यहाँ पे था K2, यहाँ देख सकते हो इसलिए BaCl2 प्लस H2O प्लस HCl गैस, ये गैस बनाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस अभी नहीं है। हाइड्रोजन HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनाएगी, यानी BaCl2, तो Ba बेरियम सल्फेट और HCl। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं कि पीला अवक्षेप, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, अवक्षेप का बनना दिखा रहे हैं। आप इसको मिटा दें, 3 का हो चुका है, हम चौथे का एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। अब चौथा हमारा क्या हो रहा है, गैस उत्सर्जन। तो बच्चों जब डाइल्यूट H2SO4 में हम जिंक को मिलाते हैं, तो इस अभिक्रिया में हमें मिलता है जिंक सल्फेट प्लस H2 गैस। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे हमें दिखाई देता है गैस उत्सर्जन, गैस का निकलना अर्थात गैस का उत्सर्जन दिखाई दे रहा है। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड ने जब रिएक्शन किया जिंक के साथ, तो यहाँ पर बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों आगे हम आपको दिखा रहे हैं ताप में परिवर्तन। बच्चों हम टेम्परेचर में आपको डिफरेंस दिखाना चाहेंगे, उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, आगे इसको बता देते हैं। हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और इसमें वाटर ऐड कर देते हैं तो H2O बन जाता है। यानी इसमें हम
वाटर में CO ऐड करते हैं जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्साइड है, और ये हमारा वाटर है। अब यहाँ रिएक्शन करके क्या बनता है, CaO3 प्लस H2 गैस। यहाँ पे हमें दिखाई देता है प्लस हीट, यह यहाँ पे हमें दिखाई देता है ऊर्जा भी यहाँ निकल रही है। इस प्रकार ताप में अंतर आता है अर्थात ताप बढ़ जाता है। तो ये हमारे हम थे कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने हमें अभिलाक्षणिक गुण पढ़ने हैं क्लास 10th में। तो 5 अभिलाक्षणिक गुण हमने आपको लिखवाया और सबके हमने आपको उदाहरण दिखा दिया। तो अब आगे रासायनिक समीकरण क्या है ये भी पढ़ लेते हैं, फिर बाकी हम प्रकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं आप जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने या व्यक्त करने या व्यक्त करने की विधि रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो मैं अभी आपको संकेतों में लिखकर दिखा रहा था, यह रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने की एक विधि थी, प्रदर्शन करने का तरीका था। इसी तरीके को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन बच्चों अब अगले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने आधार पर वर्गीकृत की जा सकती हैं, अब कितने प्रकार की होती हैं और कितने प्रकार का हम इस वर्ष अध्ययन करेंगे। और क्या क्या इस साल के, आज इस साल 2020 के 2020-21 के सत्र में क्या आएगा नया पाठ्यक्रम, वो भी हम चर्चा आपसे करेंगे। कल ये भी बताएंगे आपको कि रासायनिक समीकरण में शुरुआत में हम ढांचा बनाएंगे, उसको क्या कहेंगे, फिर हम आप आज संतुलित भी समीकरण बताएंगे, संतुलित समीकरण बताएंगे, महत्व बताएंगे। तब तक शुभ रात्रि, थैंक यू।